लिसन ना, अपना मैराथन का आज सेकेंड क्लास, इसमें हम लोग सेक्शन 2 का बात किए थे। सेक्शन 2 में जस्ट स्मॉल टॉपिक, ट्रायल बैलेंस, विच आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू हैज इग्नोर्ड इट। हाँ ना, राइट? इग्नोर्ड इट कोई नहीं किया है? एक छोटा क्वेश्चन पूछता है, जस्ट टू मेक यू लर्न, देयर हाउ मेनी मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस? 1 2 3 से कंबाइन कर दिया तीनों का, और भाई 4 बोल दो भाई। नहीं ना, देयर 3 मेथड्स दैट्स फाइनली राइट। एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस एंड टोटल। पता ही नहीं था, इतना इजी चैप्टर है। बट एनीवेज, एक दो बार ट्रायल बैलेंस का समझ भी आया हुआ है फाउंडेशन एग्जाम्स में, राइट? सो कोई ट्रेजेडी नहीं हो जाए उसके लिए इंस्टीट्यूट मैथ में देखो आप एक बार, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस देखो, 3.4 में मिलेगा। टोटल मेथड मिला। जो ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या चीज से बनाते हैं? लेजर के बैलेंसेस से। तो बैलेंस मेथड में क्या होता था, हर लेजर का जो बैलेंस बच रहा है सिर्फ हम लोग वो लेते थे। और टोटल मेथड में क्या होता है, हर लेजर का जो टोटल है ना, टोटल तो दोनों साइड का अलग अलग होता है। डेबिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे। मतलब कैश अकाउंट फॉर एग्जांपल है, तो कैश में तो लास्ट में बैलेंस सीडी बचता है, बाय बैलेंस सीडी, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाता है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है डेबिट साइड में लिख देते हैं, वो बैलेंस मेथड है एक्चुअली। टोटल मेथड में लेजर का दोनों साइड का टोटल, डेबिट का टोटल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखेंगे, और लेजर का क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखेंगे, राइट? एक इलस्ट्रेशन 1 जो है, जैसे आप गो थ्रू हो जाओ, इसको देखो आप। कैश अकाउंट में डेबिट साइड में कितना 35,500 है, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी 7,500 को छोड़ दो अगर आप, तो टोटल कितना है 28,000, है ना? आप ट्रायल बैलेंस का सॉल्यूशन देखो, इस सम्स का ट्रायल बैलेंस का सॉल्यूशन में देखो, कैश अकाउंट डेबिट साइड में 35,500, क्रेडिट साइड में 28,000 मिला। इस तरह से फटाक से इसके सारे आइटम्स को एक बार के लिए जस्ट 1 मिनट लगेगा, गो थ्रू हो जाओ। जैसे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर में क्या था, सिर्फ डेबिट में था 2 कैश 3,000, तो ट्रायल बैलेंस से फर्नीचर किधर आ गया, डेबिट में आ गया 3,000 है। सैलरी में सिर्फ डेबिट में, तो सैलरी डेबिट में आ गया 2,500। लेकिन शाम अकाउंट में देखो कितना है, क्रेडिट साइड 25,000 है और डेबिट साइड में 21,500 है ना? तो शाम अकाउंट देखो अपने ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखा है, ट्रायल बैलेंस में सोल्यूशन में शाम अकाउंट कैसे लिखा हुआ है, डेबिट में 21,500, क्रेडिट में 25,000। समझ में आ रहा है? ये भी एक मेथड होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, बैलेंस मेथड। क्लियर? ऑब्वियसली दोनों साइड मैच तो हो जाएगा, बट दोनों साइड का टोटल अलग अलग आएगा। मतलब अलग अलग का मतलब बैलेंस मेथड से करेंगे तो अलग आंसर आएगा, और ये टोटल मेथड से करेंगे तो अलग आंसर आएगा, बट दोनों साइड मैच हो, टैली हो जाएगा। सो बैलेंस मेथड, उसी सम्स का बैलेंस मेथड बनाया हुआ नेक्स्ट सम, वो आप देख लोगे, ठीक है? नॉर्मल जैसे बनाते हैं। और तीसरा है टोटल एंड बैलेंस मेथड, दोनों का मिक्सचर। मतलब इसमें 4 कॉलम हो जाएगा, मिला? टोटल एंड बैलेंस मेथड। ये बहुत इग्नोर्ड टॉपिक है, ये सब टॉपिक हम लोग हाथ ही लगाते, बोले ये सीए कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं आता होगा क्या? अभी एक सम सॉल्व लूंगा आपके लिए, जस्ट वेट। कैश अकाउंट देखो, ये लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाए, टोटल बैलेंस मेथड में डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल। हेडिंग ढंग से देख लेना, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस जो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, और डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल। कैश अकाउंट का बैलेंस है डेबिट में 7,500, डेबिट टोटल 35,500, क्रेडिट टोटल 28,000, राइट? दोनों मेथड का मिक्सचर है। 1 मिनट के लिए इस सॉल्यूशन को गो थ्रू हो जाओ फटाफट। वंस आपने ये देख लिया, 2-3 क्वेश्चंस ओरली पूछ ले रहे फटाफट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में किधर आता है सर? सर से पूछा था, कोई बात नहीं, ऐसे मैम ने दिया है, क्रेडिट साइड में आता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डेबिट। दुनिया का सारा प्रोविजन, सारा रिजर्व सब क्रेडिट होता है, खाली एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स या फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, एक ही बात है, वो डेबिट होता है, बाकी सब हमेशा क्रेडिट होता है। चलिए उसके बाद अक्रूड इनकम्स ट्रायल बैलेंस में किधर आएगा? अक्रूड इनकम्स डेबिट, प्री रिसीव्ड इनकम्स क्रेडिट, प्री रिसीव्ड इनकम्स क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट, नॉट डेबिट, क्रेडिट, बिकॉज देयर इज अ लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी एंड प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि वो एसेट है। कोई भी एसेट होता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट होता है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट है, इनकम है तो क्रेडिट है। सारा रिजर्व्स, सारा प्रोविजन सब क्रेडिट होता है एक्सेप्ट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्लियर? यूजुअली अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो उसको मैच करने के लिए क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट। हाउएवर
कभी कभी ऐसा सम्स होता है जहां पे ट्रायल है बनाने दिया हुआ, वो मैच नहीं हो रहा है, तो सस्पेंस यूज होगा ही नहीं। कैपिटल भी निकल सकता है, गुडविल भी हो सकता है, कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है। अगर आपको याद हो, अगर कोई ऐसा सम्स है जो कि जेटी मैट में कराया, अगर कोई ऐसा सम्स है जिसमें कैपिटल मिसिंग है, क्वेश्चन में कैपिटल ही नहीं दिया, तो डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है दैट विल बी कैपिटल। या फिर अगर आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं विद द फॉलोइंग एसेट्स लायबिलिटीज, आपने ये सब पेमेंट किया, बिजनेस परचेज किया अगर आपने, तो ऑब्वियसली अगर ट्रायल बैलेंस में सारा फिगर्स पुट कर दोगे, डेबिट में डिफरेंस आएगा तो गुडविल, क्रेडिट में कम आएगा तो कैपिटल रिजर्व। सो ट्रायल मैच नहीं हुआ, सस्पेंस अकाउंट इज अ जनरल रूल, हाउ उसका एक्सेप्शंस है कि अगर कैपिटल नहीं दिया है, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस कैन बी कैपिटल। अगर बिजनेस परचेज का सम्स है, किसी एक्वायर कर रहे हैं, एसेट्स मालूम है, लायबिलिटीज मालूम है, कैपिटल मालूम है, सब कुछ लिखने के बाद अगर मैच नहीं हो रहा है, डेबिट कम पड़ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट कम पड़ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। क्लियर? नेक्स्ट एक और वैरायटी का सम्स आपको दिखाते हैं जेटी मैट से। अभी देखो ऐसा सम्स नंबर 22, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ वर्तमान पत्रिका लिमिटेड। बस वर्तमान पत्रिका लिमिटेड, ये साफ नाम समझ में आ रहा है दैट ये किस कंपनी का ट्रायल बैलेंस हो सकता है, कैसी कंपनी है, इनका नेचर बिजनेस क्या होगा, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब वर्तमान पत्रिका लिमिटेड। तो साफ समझ में आ रहा है कि न्यूज़पेपर कंपनी है, या आप बोले सर नाम से फर्क क्या पड़ता है, नाम से फर्क पड़ता है कभी कभी। एज ऑन 31 मार्च 2018 3,12,900, वापस रिपीट कर रहा हूं, टोटल ऑफ डेबिट साइड और द ट्रायल बैलेंस ऑफ वर्तमान पत्रिका लिमिटेड, डेबिट साइड का टोटल है 3,12,900 एंड दैट ऑफ द क्रेडिट साइड इज 1,75,500। मतलब क्या है, वर्तमान पत्रिका लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस जो जिसने बनाया, मतलब उसने गलत बनाया था, उसका डेबिट साइड का टोटल था 3,12,900, क्रेडिट साइड का टोटल था 1,75,500, मतलब रेक्टिफाई करना आपने। आफ्टर सेवरल चेकिंग एंड रीचेकिंग द फॉलोइंग मिस्टेक्स आर डिस्कवर्ड। तीनों कॉलम है, तीन कॉलम का हेडिंग ढंग से समझना। Items of accounts, correct figure as it should be and figures as it appears in the trial balance. Opening stock ट्रायल बैलेंस में होना चाहिए 12,500, बट वो लोग लेके रखा है 21,500। कहाँ लेके रखा है? डेबिट साइड। तो ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट में आना चाहिए, बट वो लोग 9,000 रुपए ज्यादा लेके रखा है। ऐसे हमको सॉल्व कैसे करते हैं सर? फटाफट कॉपी खोल लीजिए एक बार। बाकी हेडिंग्स वगैरह अपने नहीं दे रहे अभी उतना। हेडिंग में रहता है करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, एंड इनफैक्ट हम लोग पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे ऐसे केस में, सिर्फ जितना आइटम्स में गलती दी है खाली उसी से बनाना पड़ेगा। ऐसे हमको स्टार्ट करना पड़ेगा विद द रॉन्ग टोटल जो दिया हुआ है, जो रॉन्ग टोटल दिया हुआ है उससे स्टार्ट करना होता है अपने को, राइट? So particulars, details amount, right? Now debit credit, sorry debit credit, not details amount. So start कैसे करते हैं? Total as per wrong trial balance. Wrong trial balance दिया हुआ उसके टोटल से स्टार्ट करना है। वो टोटल अपना डेबिट साइड का टोटल कितना दिया हुआ था? 3,12,900 और क्रेडिट साइड में था 1,75,500। ओपनिंग स्टॉक साफ समझ में आ रहा है, डेबिट साइड में 9,000 रुपया ज्यादा ले रखा है ना, तो डेबिट साइड से माइनस करना होगा, राइट? अपने क्या था, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं, सीधा ओपनिंग स्टॉक डेबिट वाले कॉलम में पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में लिख दी, शोएंगे नेगेटिव फिगर, राइट? क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड, अपने को याद है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया जाता है, लेंगे अगर एडजस्टेड परचेज होता है तो। याद है अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के नॉर्मल सम्स भी आता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते हैं अगर एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ रहता है तो। एंड अगर लेंगे तो कहां लेंगे? डेबिट साइड में लेंगे अगर लेना है तो। याद है फ्रेंड्स? अभी इस समय लेकिन नॉट एडजस्टेड लिखा हुआ है, फिर भी ये लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में ले रखा है 15,000। क्या करना होगा अपने को? क्रेडिट से माइनस करना होगा। क्लियर है? इसके बाद एडवर्टाइजमेंट 65,000 करेक्ट फिगर है और ट्रायल बैलेंस में 65,000 ही है, साइड भी डेबिट साइड है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव होता है तो डेबिट साइड भी तो आना चाहिए। करेक्ट फिगर 65 है, लिया भी 65 है, हिसाब से सही है। लेकिन अब नाम याद करना पड़ेगा। नाम देखिए, नाम क्या था? वर्तमान पत्रिका लिमिटेड। वर्तमान पत्रिका लिमिटेड है, इसका मतलब कि इनके लिए एडवर्टाइजमेंट इनकम है, न्यूज़पेपर कंपनी है, कुछ नहीं बोला रहे तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट ही आना चाहिए फिर तो, और डेबिट में लिए ठीक ही है फिर तो। बट नाम देखे तो समझ में आता है कि बेटा ये तो गलत किया, इनकम होना चाहिए, आना चाहिए क्रेडिट में, लिया डेबिट में, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट से माइनस, क्रेडिट में प्लस, है ना? फिर अपने को करेक्ट टोटल निकालना है। एडवर्टाइजमेंट 65,000 डेबिट से माइनस, क्रेडिट में प्लस। क्या जो आउटवर्ड्स करेक्ट फिगर है 5 है, ये लोग 5 क्रेडिट में लेके रखा है, आना चाहिए डेबिट में, तो डेबिट में प्लस, क्रेडिट से माइनस। इस दिस पोर्शन क्लियर? फर्नीचर 1,500, बट ये लोग लेके रखा है 15,000 ऑन द डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में 13,500 रुपया ज्यादा है ना? अभी सीबीएसई लोग कैलकुलेटर हाथ में आने के बाद में नियत खराब हो गई है, राइट? यही अगर 2-3 महीने पहले की बात होती आराम से रूली करते थे, राइट? अभी नियत खराब हो गई है। अच्छा, ऐसा नहीं कि यूज करने की जरूरत थी, मेंटली अपने आप हो जाता। ये क्या हुआ? टेक्नोलॉजी ने हमें गुलाम बना लिया है।
नहीं, ये सब अपने आप से बहाना दे रही हैं आप। हकीकत ये है, मैं सार्कास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ मैं। टेक्नोलॉजी ने हमें गुलाम बना लिया है। चलिए आइए उसके बाद बैंक ओडी 4500, ये लोग लेके रखे 5400 में डेबिट साइड। ओडी आता किधर है? क्रेडिट में, क्योंकि लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिट में तो प्लस होगा, डेबिट से माइनस हो जाएगा 5400। आया ना? चलिए अब टोटल मार दीजिए दोनों साइड का। So with this I'll wind up with this topic of trial balance, right? बस 3 मेथड वाला बात याद रखना, वो एकदम अनकॉमन चीज है, लोगों को पता नहीं रहती है, और ये एक वैरायटी मैंने करा दिया। बाकी आपको याद होगा, अगर रॉन्ग ट्रायल बैलेंस आए, ठीक करना बोला है, तो पता होना चाहिए क्या डेबिट में आना है, क्या क्रेडिट में आना है। गोल्डन रूल उतना ही है, एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, और सारा रिजर्व, सारा प्रोविजन सब क्रेडिट एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। डिफरेंस वाला बात बताई दी। सस्पेंस अकाउंट होता है यूजुअली, नहीं तो कभी कैपिटल भी हो सकता है, गुडविल हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, कंडीशन समझाई दी है, राइट? विल वाइंड अप विद दिस चैप्टर नाउ। इन्वेंटरीज एक थोड़ा सा एरिया ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन, जहाँ थोड़ा सा दिक्कत रहता है कई बार आप लोगों को। इन्वेंटरी में एक दो बातें पहले मैं शेयर कर लूँ। एक तो स्टॉक टेकिंग वाला सम्स आता है, एडलेस वाला, जहाँ पे स्टॉक टेकिंग ईयर एंडिंग डेट के बाद में हुआ है या ईयर एंडिंग डेट के पहले हुआ है, तो एडलेस करके ईयर एंडिंग डेट का एक्चुअल स्टॉक निकालना। एक आता है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अपन बनाने वाला, लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। एक स्टॉक टेकिंग वाला समझ में 2-3 अलग अलग वैरायटी होती है, आपको याद होगा, जिसमें एक्चुअल में स्टॉक टेकिंग का बात नहीं है, मे भी गलत स्टॉक निकाला हुआ है, सही स्टॉक निकालना अपने को। उस स्टॉक टेकिंग वाले सम्स की वैरायटी जो जेटी मैंने किए थे बहुत सारा। एक वैरायटी जो अक्सर छूट जाती है वो है, पहले इसमें आते हैं आपने अपने बुक में आओ, फॉर्मूला या मेथड्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स 5.1 मिला क्या? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मिला। ये मेथड क्या है? ये लीफो, फीफो, सिंपल से भी हटके ये मेथड काम कहाँ आता है, क्या है? अगर आपका आइटम ऑफ इन्वेंट्री बल्कि बहुत हेवी है, बहुत बड़ा बड़ा आइटम है, या बहुत हाई वैल्यू का आइटम्स है, तो लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज काम नहीं आता। जैसे लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज किसमें? मटेरियल्स में, रॉ मटेरियल्स वगैरह में, वो समय काम आता है। अब अगर सपोज आपका गाड़ी का शोरूम है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास है 50 गाड़ियां बची हुई है, उसमें से 4 ऑल्टो है, 2 जैगुआर है, 3 बलेरो है, कोई एसयूवी से महिंद्रा की नई वाली, कोई कुछ है। अब इसमें क्या सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, लीफो को यूज करेंगे क्या आपने? या कोई गाड़ी का दाम 5 लाख है, कोई का 20 लाख भी है, कोई का 50 लाख भी है, हाँ या ना? तो इसमें सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, लीफो, फीफो काम नहीं आ सकता। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, नाम से समझ, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना कौन सी गाड़ी बची हुई है, उसका कॉस्ट कितना है। मारुति सुजुकी एक अगर बची हुई है, हमारे ऑल्टो बची हुई है हमारे पास में, अगर ऑल्टो 5 जो है उनका प्राइस क्या है, बलेरो है उसका प्राइस कितना है, स्पेसिफिकली अपने को ऐड करना पड़ेगा। दैट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। फटाफट इस क्वेश्चन को, इस थ्योरी को, इलस्ट्रेशन 1 को गो थ्रू हो जाओ, राइट? So I think this is very easy। अच्छा, अब इसमें क्या है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी दोनों दिया हुआ है, तो अपने क्या जानता है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी लेने से नहीं होगा, एक एक आइटम का, हर आइटम का कॉस्ट, हर आइटम का एनआरवी को कंपेयर करेंगे, व्हिचएवर इज लोअर वो लेंगे उस आइटम का। जैसे पी का कितना लेंगे? पी का 38 लेंगे, क्यू का 29, R का 14, that is the value of inventory. That is specific identification method, right? So theory देख लिया होगा आपने, कहाँ काम आता है जब आइटम्स बहुत ज्यादा बल्की है। This method is generally used to ascertain the cost of inventory items that are, ये underline कर लेना, that are not ordinarily interchangeable and the value is high, like expensive medical equipments, right? या motor cars, right? ये सब नोट कर सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये याद है, ये कॉस्ट या एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे लेना होता है। ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है? AS2। AS2 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन इन्वेंट्री। ये भी स्टार्टिंग में ही है, देखोगे आप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तो क्या मेंशन नहीं है शायद, ये जो था ना लिखा एज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो एज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन करना है मैथ में AS2, राइट? AS2 मेंशन कर लेना, हाँ AS2। इसके बाद नेक्स्ट फीफो, लीफो में ना 2 तरह का सम्स होता है। एक तो होता है जिस तरह का हम लोग बड़ा वाला सम्स किए थे ना, जिसमें 13 कॉलम्स बना के करते थे, वो वाला। लेकिन अगर 2 मार्क्स 4 मार्क्स से भी पूछ सकता है शॉर्ट में, वो कैसे होता है, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अपने पास।
ये वाला illustration 2. Please pay attention to this question. And a manufacturer the following record of purchase of condenser which uses while manufacturing radio sets. दिसंबर 4 को परचेज किया था 900 यूनिट्स 50 रुपए करके, 10 दिसंबर को 458 करके, 11 दिसंबर को 300, 19 दिसंबर को 200, 20 दिसंबर को 800. तो टोटल कितना खरीदा उसने? 1600. ठीक है, 2600 भावना को समझो. 1600 यूनिट्स में इशू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18th दिसंबर. सिर्फ 1600 अभी तक इशू है. तुम्हारे पास इसका मतलब क्या क्लोजिंग स्टॉक कितना बचना चाहिए? 1000 बचना चाहिए. अब अगर फीफो मेथड है तो 1600 इशू कब इशू है, डेट तो बताया नहीं. तो जब डेट्स नहीं बताया हम लोग वो चार्ट बना ही नहीं सकते जो बड़ा वाला चार्ट बनाते थे. स्टोर्स, लेजर, कंट्रोल अकाउंट मतलब बना ही नहीं सकते यार. बहुत इजी है ना. 1000 यूनिट्स बचा है, कौन सा बचाएगा फीफो मेथड में? कौन सा बचता है? लास्ट वाला नीचे से देखना है. तो ऑब्वियसली 1000 जो बचेगा 847 का रेट का बचेगा और 260 का रेट का बचेगा. हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड अगर बोलेगा इश्यूज का अमाउंट कितना है तो इश्यूज का ऊपर वाला 1600 हो जाएगा. हाँ या ना? एवरी क्वांटिटी इनटू द रेट. श्योर. नेक्स्ट, यही अगर लीफो मेथड होता है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है. अब ध्यान से देखना इसमें क्या लिख रहा है. इन द प्रीवियस एग्जांपल assume that following issues were made during the month of December. लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में बताओ ना मेरे को. यूजुअली में स्टॉक कौन सा पड़ा हुआ रहता है? पहले वाला पड़ा हुआ रहता है, राइट. अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 5 तारीख को हमने 500 इशू किया, 20 तारीख को 600, 29 को 500, 1600. अब इस बार डेट्स दे दिए तो आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, कौन सा बचेगा, राइट. तो 5 तारीख को हमने कितना इशू किया था? क्या बोल रहा है? 500. फिर 20 तारीख को 600, फिर 29 को 500. अब आपको लीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है. तो सीधी सी बात है ना, 4 को जो 900 आया था उसमें से 500 चला गया. आया ना? तो 400 तो 50 रुपये बचा हुआ रहेगा. आप जब 20 तारीख को जो 600 इशू किया है, 20 तारीख को जो 600 इशू करोगे आप तो उसमें 200 ये वाला जाएगा, 300 ये वाला जाएगा और 10 तारीख वाले में से 100 जाएगा. तो 300 ये वाला बचा हुआ रहेगा. पहले बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? 900 खरीदा था, 500 चला गया तो उसमें तो पाएंगे 450 वाला ही बचेगा. लेकिन फिर जब तुम 20 तारीख को जब तुम 600 इशू कर रहे हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो 600 में कौन सा जाएगा? 200, 300 और इसमें से 100. तो मेरा इसमें से 300 रह गया ना यार. तो 300 इंटू 55 रह गया और उन 29 को इशू किया 500. इसका मतलब इसमें से गया ना 500. तो कितना बचेगा? 300 इंटू कौन था? 47. अब देख लो क्लोजिंग स्टॉक आपका सोल्यूशन में क्या दिया है. 300 इंटू 400 इंटू 50, ये तुम्हारा 20,000, ये तुम्हारा 16,500 और ये 14,100. कितना हो रहा है? 50,600. क्या दिया आंसर में? 50,600 दिया. चेक कर लो समझ में आया कि नहीं. उसमें अपने को ये चार्ट बनाना पड़ा इतना बड़ा, बिना बनाए बिना भी ओरली किए हम लोग. हाँ या ना? कर सकते थे. 2 मार्क्स में अगर आता है फॉर एग्जाम्पल तो चार्ट बनाने का गलती करना ही मत. क्यों बता रहे हैं? अगर मान लो 2 मार्क्स का आया और आपने उस मेथड से कर, सपोज आप एग्जामिनर है, मैं स्टूडेंट हूँ, 2 मार्क्स में आया, मैंने उतना सा छोटा सा दिखा करके मैंने आंसर निकाल दिया. आप क्या करेंगे? क्या देंगी मुझे? आप मार्क्स देंगी? 2 में 1 तो देंगी आप. हाँ, एक जन ने पूरा चार्ट बना के उसको 2 में 2 दे देंगी, इतना ही तो होगा. बट मुझे पूरा तो नहीं काटेगी, राइट. बट मैंने स्मार्टली क्या किया, मैंने वो 1 नंबर लूज तो किया बट मेरा 10 से 12-15 मिनट सेव हो गया मेरा. आया ना? बस टोटल पेपर 100 मार्क्स का 3 घंटा का है ना. 2 मार्क्स से पीछे अगर मैं इतना टाइम दे दूं तो कैसे होगा, राइट. चलो वैसे एनीवेज ये चार्ट आता है ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. नेक्स्ट, इसके बाद अपना सिंपल एवरेज प्राइस मेथड. सिंपल एवरेज प्राइस मेथड याद है कि जिस दिन इशू कर रहा है उस दिन हमारे पास जितना डिफरेंट रेट्स का सामान है, सारा डिफरेंट रेट्स को प्लस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रेट्स. तो इश्यूज का रेट आ जाता है. इश्यूज का रेट बार बार चेंज होगा. सिंपल एवरेज ऑफ डिफरेंट रेट्स. और वेटेड एवरेज में क्या करते थे? वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालते थे? क्वांटिटी इनटू द रेट. अमाउंट आता था टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल यूनिट्स. तो वेटेड एवरेज रेट आता था. हर बार रिसेट होने के बाद बार बार वेटेड एवरेज रेट को चेंज करना पड़ता था. आया ना? जो वेटेड एवरेज रेट आ रहा है उसी रेट से हम लोग इश्यूज को शो करते हैं. याद आया? जैसे अपने पहले 4 दिसंबर को 900 खरीदे थे 50 करके 45,000, तो बैलेंस वैसे लिख दिए. फिर 5 तारीख को 500 इशू किए तो उसी रेट का इशू करेंगे, अपने कोई दिक्कत ही नहीं है. 500 इंटू 50, 25 इशू के बचा 400 इंटू 50, 20,000. फिर 10 तारीख को 400 आया 55 रुपया करके 22,000. क्वांटिटी में कितना हो गया? 400 प्लस 400, 800 हो गया. अमाउंट में कैसे हुआ? 20,000 प्लस 22 कितना हो गया? 42. अब ये 52.5 कैसे आएगा? 42,000 डिवाइडेड बाई
800, हाँ या ना। फिर आपने 30 तारीख को 300 खरीदा तो 800 प्लस 300 कितना हो गया 1100 और 42,000 प्लस 16,500 कितना हो गया 58,500। इस 58,500 डिवाइडेड बाई 1100 तो रेट आ जाएगा 53.18 टोटल अमाउंट बाई टोटल क्वांटिटी। अगेन 200 खरीदा था 60 रुपया करके 12,000 तो इस बार अमाउंट क्वांटिटी कितना हो गया 1100 प्लस 200 1300 58,500 प्लस 12,000 17,500 17,500 बाई 1300 54.23। अब जब आप 20 तारीख को 600 इशू करोगे तो लास्ट एवरेज रेट कौन सा था 54.23 उससे इशू हो जाएगा। बैलेंस का क्वांटिटी अमाउंट माइनस करके आ जाएगा, रेट ऑब्वियसली वही रहेगा क्योंकि उसी रेट का था, उसी रेट का इशू किए थे, बच्चे उसी रेट। फिर 800 खरीदे तो फिर रेट चेंज हो गया। अब जब इशू करोगे तो नेक्स्ट टाइम इसी रेट का इशू करना पड़ेगा आपको, ये आता ही होगा। नेक्स्ट यस मैम। हाँ रेट 4 डेसिमल प्लेस तक लेना चाहिए, बेटर रहता है। पॉइंट के बाद 4 प्लेस तक लेना चाहिए तो राउंडिंग ऑफ में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कभी भी, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जैसे समथिंग न्यू वन एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, इसमें आ जाओगे। ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या है, ये रिटेल बिजनेस में काम आता है। रिटेल बिजनेस में अगर आपके पास में बहुत सारा आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री पड़ा है, आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, गारमेंट्स में आप शर्ट्स भी, ट्राउजर्स भी, टी शर्ट्स भी है, राइट, पोलोस भी है, राइट, कई तरह के आप आइटम्स है। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे आइटम्स पड़े, अब उसमें लीफो फीफो सिंपल मटेरियल स्पेसिफिक आइटम कुछ काम ही नहीं आ सकता। उसमें एडजस्टेड सेलिंग प्राइस कैसे कि जितना माल बचा हुआ है उसका सेलिंग प्राइस कितना है माइनस द रेट ऑफ जीपी, जितना सेलिंग प्राइस है minus the rate of GP, adjusted selling price method. This is also known as retail inventory method, right? The use of this method is appropriate for managing inventory's large number of rapidly changing items at a similar margins and for which it is impractical to use other costing methods. कैसे निकालते हैं? The cost of inventory is determined by reducing from the sales value of the inventory an appropriate percentage GP, gross margin. क्लियर? नाउ कैसे करते हैं? अब देखो, goods received from suppliers subject to trade discount and taxes 15,75,500, trade discount 3%, sales tax 11%, packaging and transport charge 8,500, sales during the year इतना, selling price of closing inventory इतना। Find out the historical cost of inventory using adjusted selling price method। बात समझो, जो closing stock है उसका selling price ये है, इसमें से हमको माइनस क्या करना है? रेट ऑफ जीपी माइनस कर। तो पहले हमको जीपी रेट निकालना पड़ेगा। तो जीपी रेट निकालने के लिए क्या करना है, हमको ये समझना है दैट हमने सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना किया है 22,45,500। हमने जो गुड्स परचेज किया है उसका सबसे पहली बात तो कॉस्ट प्राइस हमने खरीदा था 15,75,500 आ गया। हाँ सो 15,75,500 का हमने परचेज किया था, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा 3% और 11% सेल्स टैक्स था। डे बुक्स वाला कॉन्सेप्ट भी याद होगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है उसके बाद सेल्स टैक्स उसके ऊपर ऐड होगा, राइट। तो 15,75,500 के ऊपर 3% 47265 माइनस हो गया आपका, जो आया उसके ऊपर 11% 168,106 मतलब 15,28,235 जो बचा था उसके 11% सेल्स टैक्स ऐड किए, पैकेजिंग चार्ज ऐड किए, हमारा टोटल गुड्स का कॉस्ट प्राइस आ गया 17,83,841, राइट। रेट ऑफ जीपी निकालना था अपने को, मेन चीज है। कैसे निकालेंगे हम रेट ऑफ जीपी? तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, वो भी एक सेलिंग प्राइस है, मतलब सीधी सी बात है टोटल सेलिंग प्राइस ये होना चाहिए और परचेज प्राइस कितना लगा इतना, तो ग्रॉस प्रॉफिट इतना आया, तो ये डिवाइडेड बाय 24,80,500 दैट इज द जीपी मार्जिन। ये बुक पे लिखा हुआ नहीं, नोट कर लेना। 6,96,659 वहीं पे नोट कर लो, 659 डिवाइडेड बाय 80,500 परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 28.09%। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक किया ना, तो ये क्या निकला कि सारा माल बेच देते तो इतना मिलता, बेचे नहीं है आप, बेचे तो खाली 22,45,500 का है, पर क्लोजिंग स्टॉक का भी ये सेलिंग प्राइस मालूम है तुमको, क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस दिए, मतलब कि जितना माल खरीदे थे सारा बिक जाता तो कितना मिलता तुमको? कितना मिलता? 24,80,500, राइट। और तेरा परचेस प्राइस कितना था? 73,841, तो माइनस के तो क्या आ गया? एक्सपेक्टेड जीपी आ गया, एक्सपेक्टेड नॉट एक्चुअल जीपी। बस तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज? वही बोल रहा हूँ, ये डिवाइडेड बाई 24,80,500 तो इंटू 100, तो मेरा जीपी रेट आ गया 28.09। आया समझ में?
नाउ एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में क्या करना है, क्या क्या बताया थे, सेलिंग प्राइस हमको मालूम है 235 है मेरे क्लोजिंग स्टॉक का, उसके ऊपर जीपी रेट माइनस कर दो, ये हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया 168,988। नेक्स्ट सम इलस्ट्रेशन 7 भी हिस्टोर इसी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को लेकर के ये बहुत इजी कि अपना सेल स्विंग दिया था 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस है 2,50,000, कॉस्ट ऑफ परचेज था 2 लाख। साफ समझ में आ रहा है, टोटल गुड्स को बेच देते अगर अपने कितना मिलता, 2,50,000 मिलता, माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज कितना है 2 लाख, तो हमारा एक्सपेक्टेड जीपी कितना है 50,000। तो रेट ऑफ जीपी कैसे निकालेंगे आप, 50,000 डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू 100, राइट, कितना आएगा 20% आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000, 50,000 का 20% माइनस कर दीजिए 10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना आ गया 40,000 आ गया। बताइए, क्लियर है, इजी, यस। अब आता है अपना स्टॉक टेकिंग वाला सम्स। स्टॉक टेकिंग वाले सम्स में याद होगा एक वैरायटी है जब ईयर एंडिंग डेट के बाद में स्टॉक टेकिंग हुआ है तो अपने को ईयर एंडिंग डेट का स्टॉक निकालना है। रिमेंबर, याद है अपने को फिजिकल स्टॉक से नहीं मतलब है, ओनरशिप एस्पेक्ट से मतलब है कि एज ऑन 31 मार्च 22 में स्टॉक कितना है। भले हम काउंटिंग 31 मार्च के बाद में किए, भले 10 अप्रैल को किए, उसमें याद है क्या करते थे, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जो परचेजेस हुआ है क्या करते थे उसको माइनस, क्योंकि हमको 10 अप्रैल का स्टॉक मालूम है और हमको पीछे जाना है, हमको 31 जनवरी का स्टॉक निकालना है 10 अप्रैल के स्टॉक से। तो 1 से लेकर 10 के पीछे जितना परचेज हुआ उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1 से लेकर 10 के पीछे जो भी सेल्स हुआ उसको कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे, जितना भी सेल्स रिटर्न आया है उसका कॉस्ट प्राइस को लेस करेंगे, जितना परचेज रिटर्न हुआ है उसको ऐड करेंगे। इसी तरह अगेन इसमें और भी एडजस्टमेंट्स आता है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट का, सेल एंड अप्रूवल बेसिस का, कोई भी तरह का एडजस्टमेंट आ सकता है। कुछ भी सॉल्व करने से पहले हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए, हमको देखना है 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर ओनरशिप कितने का था, हमको उससे मतलब है। मेन क्राइटेरिया वाज ओनरशिप, राइट। इसमें आप लोग को ये वाला वैरायटी याद होगा, जेटी मैट में 2 सम्स था, इस वैरायटी का सम नंबर 4 और 8 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वैरायटी जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालना था अपने, जैसे बुक में ये लोग दूसरा तरीके से किया है शायद, इसमें ये लोग स्टेटमेंट बना के किया है, हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाले थे। फिर रिमेंबर जेटी मैट का नंबर 4 और 8 था शायद, प्लीज चेक, 4 और 10 था क्या, क्वाइट पॉसिबल 4 and 10 होगा, यस, नंबर 4 एंड नंबर 10 करेक्ट। कैसे, देखो अपने इसको कर सकते हैं अपने, देखो 1419 का इन्वेंट्री दिया 142,500, ऐसे बोल रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 19 a sum of 17,500 was written off a particular item which was originally purchased for 50,000, जैसे 8, राइट। क्या बोल रहा है, 17,500 रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम विच ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000। मैंने क्या बोला था, ऐसे आइटम हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो मूविंग आइटम में डेड स्टॉक जो होता है, तो मतलब क्या 50,000 में खरीदा था, उसमें से 17,500 राइट ऑफ किया था, मतलब वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त उस आइटम का वैल्यू वो लोग कितना लिया था 32,500, वो 32,500 इज 142,500 के अंदर इंक्लूडेड है। अभी हमारा टारगेट ट्रेडिंग बनाना नहीं है, हमारा टारगेट है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना कि एज ऑन 31 मार्च 2020 क्लोजिंग स्टॉक कितना वो निकालना है। तो के लिए इस स्लो मूविंग आइटम को पूरा हटा देते हैं सिस्टम से, मतलब 142,500 माइनस 32,500 कितना बचेगा, ओपनिंग स्टॉक 110, परचेजेस 762,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा नहीं ट्रेडिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा नहीं, फाइनेंस चार्जेस आएगा नहीं, सेल्स क्या बोला, इस आइटम को ये लोग ना सेल कर दिया था इस साल 45,000 में, तो इसको सेल से भी हटा दो, तो 1245 में से 45 हटा दी, कितना बचा 12 लाख, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं सिंपल। 12 लाख के ऊपर में रेट ऑफ जीपी कितना बोला 20%, कितना होता है 2,40,000, 12 लाख का 20%। अब आप कैलकुलेट करो तो 62,500 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में इसका आंसर क्या है 62,500, सेम है, भले ही हमने दूसरे तरीके से किया आंसर वही आ रहा है, सेम ट्रेडिंग अकाउंट वाला। जेडी मैट का 4 और 10, अगर कॉपीज अभी है तो अभी 2 मिनट के टाइम लगे, फटाक से रिवाइज कर लो 4 और 10 भी, और ये कॉपी करना तो ये भी इंस्टीट्यूट के मैट में कॉपी कर लो भले सोल्यूशन, आप ऐसे भी कर सकते हो। वेल जेडी मैट का ना स्पेशली याद होगा सम नंबर वैरायटी नंबर 2 and 3 ऑफ वेरी सुपर वैरायटीज। 2 में याद होगा जिसमें इनफैक्ट स्टॉक का वैल्यू भी ठीक करना था, नेट प्रॉफिट का अमाउंट भी ठीक करना था 2 and 3 वाला जिसमें सेल एंड अप्रूवल बेसिस का एडजस्टमेंट था। ये दोनों वैरायटीज बहुत अच्छा वैरायटीज है, स्टमक मार लो
अच्छे से रिवाइज कर लेना इनको, राइट। एंड स्टॉक टेकिंग को लेकर के, स्टॉक टेकिंग का प्लस माइनस को लेकर नंबर 1, नंबर 9, 6 और 7, बस इतना सा कर लोगे बहुत है। स्टॉक टेकिंग को लेकर के 1, 9, 6, 7, सिर्फ ये 4, 2 और 3 एक्सेप्शनल वैरायटीज में है ही, तो देख लेना। अपना नेक्स्ट टॉपिक BRS, बहुत कॉमन है एग्जाम्स में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप यू रिमेंबर इट्स नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर अ BRS, इट्स ऑप्शनल। कस्टमर ऑफ द बैंक बनाता है, तो भी कब बनाएंगे? अगर हमारा कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है तो बनाएंगे, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है। BRS हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं, नॉट ऑफ सेविंग्स अकाउंट, बिकॉज हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस का अकाउंट कौन सा होता है? करंट अकाउंट होता है, राइट। सो BRS कब प्रिपेयर किया जाता है? कोई टाइम पीरियड फिक्स है? कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, जब इच्छा जब बना सकते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द बाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जब इच्छा बना सकते हैं, जब हमको लगता है कि मेरा कैश फ्लो पासबुक बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। अब इसको बनाने का अपना टेक्निक क्या था? बनाने का टेक्निक क्या होता है? एज अ स्टूडेंट एग्जाम में क्या होता है? एक वैरायटी का सम्स ये है कि हमको कैश बुक या पासबुक का बैलेंस दे देगा, दूसरे वाले का बैलेंस निकालना होता है विद सर्टेन कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। इसमें हमारा टेक्निक क्या था कि जो बैलेंस दिया हुआ है, हमने क्या बताया था? दो हाथ है, दोनों हाथ यूज करना है एग्जाम में, बगल वाले पे नहीं, एडलेस करने में। ऐसा नहीं सर ने हाथ यूज करने बोला है तो कैश बुक एंड पासबुक है, तो एक हाथ को मान लीजिए कैश बुक बना लिया, एक को पासबुक बना लिया। एंड जो बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक बैलेंस अगर दिया हुआ है, हम लोग एड या लेस कैश बुक को सोच के करते हैं, एंड पासबुक का बैलेंस है, पासबुक को सोच के एडजस्ट करेंगे। तो करना क्या होता है? सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को इंग्लिश में दिया है, उसको हिंदी में डिकोड कर ले अपनी भाषा में। डिकोड करके ये समझे दैट कौन ऊपर हो गया या कौन नीचे हो गया। सपोज पासबुक ऊपर हो गया है, कैश बुक नीचे है। अब पहले तो ये डिकोड करना है, फिर हमको देखना है, याद करना है हम कौन सा को मूव कर सकते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक मूव कर सकते हैं तो कैश बुक को ऊपर करना पड़ेगा, मतलब ऐड। अगर पासबुक को मूव कर सकते हैं तो लेस। डिपेंड करता है कौन ऊपर है कौन नीचे है, पहली बात तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ के हमको रिकॉल कर लेना, मतलब हमको समझ लेना है कि उस गलती के चलते, उस ओमिशन के चलते, उस एरर के चलते कैश बुक के पासबुक से कौन ऊपर हो गया कौन नीचे हो गया। और ऊपर नीचे का समझने के बाद में हमको ये समझना पड़ता है हमारे हाथ में कौन सा है, जो है उसी को मूव करना है। अगर वो ऊपर है तो नीचे ले आना, अगर वो नीचे तो उसको ऊपर ले आना, डिपेंड करता है उसके ऊपर में। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, इसमें याद होगा कि अगर अपने जिस टेक्निक से किया मैं, इसलिए मैं वो बता रहा हूं कि अगर ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो हम लोग सोचते हैं कि पासबुक को मूव करना है। एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक अगर होता है, हम लोग किसको करते हैं? कैश बुक को मूव करते हैं, राइट। वन मोर थिंग, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल होता है। सपोज कैश बुक का डेबिट बैलेंस था 10,000, ठीक है। ऐड वाले कुछ आइटम्स है, सपोज 3 आइटम है, उन सबका टोटल मिला करके है 18,000। हमारा टोटल तो हो गया 28,000। फॉर्मेट याद होगा, इसलिए मैं सब कुछ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। माइनस लेस के कुछ आइटम्स है, लेस के आइटम्स का टोटल मान लो है 15,000। हमारा लास्ट में आंसर जो आया 13,000, उसको अपन क्या लिखते हैं? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। ये फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक आता है, याद है? बाय। अगर सपोज करो हमारा ये लेस वाला आइटम्स 35,000 हो जाता है, तो फिर हमारा ये बैलेंस कितना बचेगा? 7,000। नेगेटिव हो जा रहा है ना, नेगेटिव नहीं लिख के ये क्या हो जाएगा? पासबुक का डेबिट बैलेंस हो जाता है। ये बेसिक याद है। ये वाइस वर्सा, अगर कैश बुक ओवरड्राफ्ट से शुरू कर रहे हैं तो नीचे पासबुक फेवरेबल हो जाएगा। अगर नीचे नेगेटिव हो जा रहा है तो नेगेटिव कब होगा? जब लेस वाला आइटम ज्यादा हो गया। क्लियर? ऐड या लेस आपका राइट आएगा तभी जब आप उस स्टेटमेंट को ढंग से डिकोड करते हो, तो उसका इफेक्ट कैश बुक या पासबुक पे क्या पड़ा है। एक वैरायटी का तो ये सम्स होता है। एक और वैरायटी का सम्स होता है विच इज अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक वाला वैरायटी में क्या होता है कि सेम वैसे ही सम्स है। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, फॉर एग्जांपल नीचे बहुत आइटम्स दे दिया एंड बोला कि पहले बेटा आप अपने कैश बुक को रेक्टिफाई करो, कैश बुक अमेंड करो, उसके बाद में BRS बनाओ। उस वैरायटी में क्या करना पड़ता है? सपोज सम्स में 7 आइटम्स है, कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो 7 में से हमको ये डिकोड करना होता है, ये समझना होता है कि 7 में से गलती हमारी कौन सी है। हमारी मतलब बिजनेस फर्म, एंड खाली गलती नहीं, एरर या ओमिशन। एरर भी हो सकता है, वो ओमिशन भी हो सकता है कि कोई एंट्री हमारे बुक्स में होनी चाहिए बट हमने नहीं की है। हमने नहीं की है बिकॉज हमको बैंक वाले ने नहीं बताया अभी तक, तो भी हमारी गलती नहीं मानी, हमारा ओमिशन है। वो जो भी हमारा एरर है, जो भी हमारा ओमिशन है, उसको हम कैश बुक पे पहले टिक कर लेंगे, उसको हम कैश बुक पे पहले रेक्टिफाई कर लेंगे। हमको नया कैश बुक बनाना होगा, अमेंडेड कैश बुक बनाना होगा। सपोज 7 आइटम में से 4 आइटम हमारा निकलता है। हमारा कौन सा हो सकता है? बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। हमारा कैश बुक में ठीक करना होगा, मतलब फिर ये आइटम BRS में नहीं आएगा, फिर आइटम BRS में नहीं आएगा। अब कैश बुक में किधर आएगा? बाई में आएगा। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। दादा समझ में आ रहा है? तो बैंक चार्जेस कैश बुक में किधर लिखते हैं? बाई में लिखते हैं ना, लिखना पड़ेगा। डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected by the bank but no information has yet been received by us
बट द बैंक डिड नॉट इन्फॉर्म अस। भले ही हो ना, गलती बैंक वाले का नहीं है, लेकिन ये हमारा ऑमिशन है। तो टू इंटरेस्ट या टू डिविडेंड कैश के डेबिट में आएगा। कस्टमर से मिला हुआ चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का एंट्री कैश पे नहीं हुआ है, बाई में आएगा। चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमारा गलती है ही नहीं, कहेगा तू ये भाई, मतलब अपने चिड़िया उड़ खेल रहे हैं। चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमारा गलती नहीं हो तो बीआरएस में आएगा। सिमिलरली चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बीआरएस में आएगा। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक टू आवर अकाउंट, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक टू आवर अकाउंट, बैंक वाले गलती से हमारे अकाउंट में डेबिट किया, क्रेडिट किया, बीआरएस का आइटम है। कैश बुक का डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ओवरकास्ट अंडरकास्ट, कैश बुक का डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ओवरकास्ट अंडरकास्ट किधर आएगा? कैश बुक में आएगा। क्या लिखते हैं उसको? टू एरर या बाई एरर। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया है तो बाई एरर, क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो भी बाई एरर, क्रेडिट का ज्यादा है तो टू एरर, याद है? या फिर कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, या क्रेडिट बैलेंस था डेबिट में लिख दिया, ये भी टू एरर बाई एरर करना पड़ता, डबल अमाउंट। तो क्या करना है सर, 7 आइटम का मान लो सम्स है, उसमें से पहले वो खोज कर निकाल लेना है कि हमारे कैश बुक का गलती कौन सा, हमारा गलती कौन सा है। सपोज वो गलती 4 है, तो सबसे पहले वो चारों को लेके पहले वो बीआरएस बनाना होगा, सॉरी कैश बुक बनाना होगा। कैश बुक का नया बैलेंस निकलेगा, उस नए बैलेंस से क्या करोगे? बीआरएस बनाओगे, उसमें बीआरएस में पुट करोगे तो जाके पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। तो बीआरएस में सिर्फ बाकी का 3 एरर्स नहीं है ना, 7 था, 4 मान लो कैश बुक मांगे तो बाकी जो 3 बचा हुआ आएगा ना बीआरएस में। आया समझ में? एक सम्स करते हैं अपने उसके ऊपर में, राइट? जेटी मैट निकालो एक बार अपना, जेटी मैट का नंबर 25, ये एमिनेट कैश फ्लो बीआरएस का सम्स है। दैट इज एक सम्स, सो द एडलेस वाला प्रॉब्लम भी थोड़ा सॉल्व हो जाए, एमिनेट कैश फ्लो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? On 30th April 1998, the bank account of ABC Limited according to cash book was overdrawn to the extent of 1062. The bank account of ABC Limited according to the cash book was overdrawn to the extent of 1062. On the same day, the bank statement showed a balance in favor of ABC Limited of rupees 2149. मतलब क्या है? पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। पासबुक का बैलेंस है फेवरेबल 2149, कैश बुक का था ओवरड्राफ्ट 1062। एन एग्जामिनेशन द कैश बुक द बैंक स्टेटमेंट रिव्यूज द फॉलोइंग। सबसे पहले हमको मार्क करना है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, पहले मार्क कर लेना चाहिए पेंसिल से एग्जाम में भी कि हम कैश बुक गलती कौन कौन सा है। इन कैरिंग फॉर द पेज शोड द कैश बुक द टोटल ऑफ क्रेडिट्स इन वन पेज 10502 हैड बीन कैरिड फॉरवर्ड एज 10052। क्रेडिट साइड का टोटल था इतना 10502, हम लोग कैरी फॉरवर्ड किए 10052। कैश बुक गलती है, हाँ या ना? कैश बुक में आएगा। कैश बुक किधर आएगा पता है? क्रेडिट साइड में 450 आएगा, हाँ या ना? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल था ये, बट हमने लिखा ये, तो बाई एरर 450 आएगा, हाँ या ना? एक काम करें, साथ साथ में करते भी जाए क्या टी फॉर्म में? कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1062, तो यस कराया हुआ तो है ही, कराया हुआ तो सारा ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अभी तक याद कितना है, और एटलीस्ट इतना बात अच्छा था कि आपको याद है कि हाँ कराया हुआ तो है ना? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 1062, राइट? बाय एरर 450। कोई शक? पार्टी सब नहीं? चले आगे। अब a bank deposit of 698 made on 30th April was not recorded in the bank statement until 1st May. ये BRS का आइटम है। A higher purchase payment of rupees 91 made by standing order had not been entered in the cash book. किधर आएगा? कैश बुक में आएगा। बाई एरर, ये बाई हायर परचेज पेमेंट, बाई हायर परचेज कितना रुपया आएगा? 90। A check payment of 94 had been entered twice in the cash book. Check payment of 94 had been entered twice in the cash book. कैश बुक में आएगा कि हमने पेमेंट कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिख दिया, 2 बार लिख दिया, मतलब एक बार 2 करना पड़ेगा ना, एक बार गलती है, ट्वाइस गलती 2 बार का नहीं, गलती एक ही बार का है। क्या लिखेंगे? टू पेमेंट या टू एरर, कितना? 94। उसके बाद बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 57 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बाय बैंक चार्जेस कितना रुपया? 57। उसके बाद 29th April को the bank credited an amount of ₹341 received by traders credit, but the advice was not received by ABC Limited until 1st May. क्या लग रहा है? कैश बुक गलती है, हम लोग को पैसा मिला था, सीधी सी बात है, रिसीव हुआ था, बट उसका एंट्री अभी तक हमारे बुक्स में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमको अभी तक एडवाइस मिला इन द बैंक। तो कोई बात नहीं, गलती तो हमारी है। टू रिसिप्ट है, पैसा मिला है 341, टू डेटर्स भी कर सकते हैं, टू रिसिप्ट्स भी कर सकते हैं, ट्रेडर्स क्रेडिट है मतलब डेटर से मिला होगा, कोई बात नहीं। 341 याद है, समझ में आ रहा है क्या? श्योर है सर? तो नेक्स्ट ऑन 15th April 1998 the bank credited the sum of ₹1560 to ABC in error. BRS का हमारा गलती तो है ही नहीं है, तो श्योर गलती है। ABC Limited had discounted a bill of exchange of ₹100 with the bank. The bill was dishonored on 28 April, but no entry had been made in the books of ABC Limited. क्या शो? सर इसका जर्नल एंट्री बताइए क्या होगा? डिस्काउंट करा है, बिल डिसऑनर हुआ है, जर्नल एंट्री।
दैट्स वंडरफुल, गुड गर्ल। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका जर्नल एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर भी हमारे सिलेबस में, जर्नल्स भी हमारे सिलेबस में है। लेटर बिन आई ओपनर के हमको डिस्काउंट कराइबल का डिसऑनर का जर्नल एंट्री नहीं आता है, दैट इज हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में कंसीडर वाइज नहीं किया है, कल के मैराथन में था। एनीवेज, सो बाय डेटर्स होगा ना, कितना रुपए का बिल था? 100 रुपए। बाय डेटर्स, बाय बिल रिसीवेबल नहीं हो सकता है, राइट? नेक्स्ट नंबर आई, सर्टेन चेक पेमेंट्स इशूड प्रायर टू 30 अप्रैल वे नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट, बीआरएस। लेकिन इसका अमाउंट नहीं है, पूरा लाइन में देखो अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है, राइट? कोई बात नहीं, आइटम तो बीआरएस का है। अभी एग्जाम वाले बैठे माता लाए क्या करे, अभी कैश को तो क्लोज करे, पहले सोचेंगे आगे क्या करना है। अमाउंट तो नहीं है इसका, सो सबसे पहले एमिटेड कैश का टोटल करेंगे अपने, और उसका बैलेंस कैरेट डाउन निकालना पड़ेगा। जो नया बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना? 1325। प्लीज चेक एवरीवन, श्योर है? 1325 आ गया। तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, यह तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्योंकि टू बैलेंस डी आया है। ओवरड्राफ्ट एज पर अमेंडेड कैश बुक 1325। अब नंबर बी, पहली बात जो ओवरड्राफ्ट एज पर अमेंडेड कैश बुक, उसका हमको मूव किस होना, पासबुक करना है। चलो वेरी गुड, हाथ यूज करना शुरू किया आपने, चलिए वेरी गुड। बैंक स्टेटमेंट, सॉरी बैंक डिपॉजिट हुआ था, अभी तक पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। डिपॉजिट किया था मतलब क्या हुआ मैम? कैश बुक बढ़ गया, हाँ या ना? कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक कटा हुआ है, एंड ओवरड्राफ्ट का सम एज पर कैश बुक। तो हमारे हाथ में क्या है? पासबुक। पासबुक नीचे है, क्या करना होगा? ऐड करना होगा, राइट? आया समझ में? एडलेस समझने का तरीका, ऐड होगा अमाउंट डिपॉजिटेड नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, है ना? अमाउंट डिपॉजिटेड नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक 698। नंबर जी का क्या होगा? नंबर जी का लेस होगा कितना रुपया? 1560। एवरीवन श्योर होना? लेस 1560। पॉइंट इज यहाँ पे ना, अब लास्ट आइटम का बैलेंस दिया हुआ नहीं था, बट ये आइटम होगा क्या? चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड का मतलब क्या? हमारा कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, और हाथ में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक है, तो क्या करना होगा? लेस। अमाउंट नहीं मालूम है, राइट? बट आपको ये मालूम है कि लास्ट में आपका आंसर लाना है फेवरेबल बैलेंस 2149। करेक्ट, बैलेंस कर सकते हैं। आया समझ में? तो ये अमाउंट जो भी होगा, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड होगा तो लेस, बट उसका अमाउंट नहीं मालूम, कोई बात नहीं। 1325 प्लस 698, तो ये हुआ 2023, राइट? अब ये फिगर नहीं मालूम मेरे को, तो मुझे ये भी नहीं मालूम, बट मुझे लास्ट का आंसर मालूम है। कितना लाना है? 2149, एंड ये एक्चुअली में नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव बैलेंस होगा। क्यों? कि ऊपर हम ओवरड्राफ्ट से शुरू कर रहे हैं और नीचे हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा। मैं पूरा स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा। ये तो तभी आ सकता है ना जब ये दोनों एक्चुअली प्लस होगा, ये तो माइनस है ना, बात समझो। और 2023 में से माइनस कुछ करके ये माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस होता है। दैट मीन्स 2023 प्लस 2149 करो आप, कितना हो रहा है? 417। तो ये अमाउंट हमारा 4172 आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है सर? क्योंकि अब 2023 माइनस 4172 करोगे तो ये माइनस में आ जा रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अभी 1560 प्लस समथिंग करके ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1560 माइनस कर दो, उसमें से कितना हो रहा है? 261। तो चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड का फिगर कितना हो गया? 261। यह समझ में? तो इस एक इलस्ट्रेशन से आपका अमेंडेड कैश बुक नेगेटिव होता है तो क्या होता है, उसमें मिसिंग फिगर होता है तो क्या होता है? एडलेस। ये सारा मैंने क्लियर कर दिया आपको, राइट? एक यार एक बहुत इजी वैरायटी, बट एक अनकॉमन वैरायटी जो आई तो नहीं है अभी एग्जाम में, बहुत चांसेस बनता है, जिससे हम लोग प्रैक्टिकली बीआरएस कैसे बनाते हैं। कैश बुक एंड पासबुक दोनों दिया हुआ रहे, किया हुआ है वो वाला वैरायटी आता है ना, फिर उसको डिस्कस नहीं करें अभी क्लास में कि कैश बुक एंड पासबुक दोनों दिया हुआ है तो बीआरएस कैसे बनाएंगे। कि जो आइटम्स कॉमन है, जो कैश बुक डेबिट है, पासबुक क्रेडिट है, वो कैंसिल आउट हो गया। फिर जो अनकॉमन आइटम है कि बीआरएस में डेबिट तो हुआ है बट कैश पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, वो लेंगे। या जो कैश बुक में क्रेडिट है बट पासबुक में डेबिट नहीं है, वो लेंगे। या फिर पासबुक में डेबिट है, कैश बुक में क्रेडिट नहीं है, वो लेंगे। या पासबुक में क्रेडिट है, पासबुक के कैश बुक के डेबिट में नहीं है, वो लेंगे। उससे बीआरएस बनाते हैं, याद है? तो वो एक वैरायटी भी देख के चले जाना। जेटी मैथमेटिक्स लास्ट 2 सम्स में था ये। क्लियर? सो आई विल पुट एन एंड टू दिस टॉपिक। श्योर? रेक्टिफिकेशन। आप लोग बोले चैप्टर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है, उसका सोल्यूशन आपको देना होता है। किसी ने गलती की है, आपको सोल्यूशन निकालना है। अब आपको प्रॉब्लम लगेगा तो कैसे होगा, राइट? इस चैप्टर में
If you permit, can I start? The point is, rectification of errors चैप्टर में करना क्या है? एरर्स दिया हुआ रहेगा कि अकाउंटिंग इंटरेस्ट में क्या एरर हुआ, आपने उसको रेक्टिफाई करना है। बेसिक 2-3 बातें याद होगा दैट 3 स्टेजेस में होता है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, राइट। क्वेश्चन का स्टार्टिंग एंडिंग ढंग से देख लेना चाहिए कि कौन सा स्टेज का एरर है। ये तो अक्सर बहुत बड़ी कॉमन एरर है कि पूछा था आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, बंदा कर गया आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड गुरु सब राइट है मेरा, बाद नंबर में अंडा गलत हो जाता है। तो पहले वो ढंग से देखना याद होगा, बिफोर एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस आफ्टर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कब आता है? जब सिंगल साइडेड एरर होता है, हाँ या ना। बिफोर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट नहीं खुल सकता, अगर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं तो सस्पेंस कैसे खुलेगा? तो अगर परचेज डे बुक अंडर कास्ट है ना, परचेज डे बुक अंडर कास्ट है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बट अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है, परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज इतना ब्लैंक पोस्टिंग, सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम में, अमाउंट भी पर्टिकुलर्स कॉलम में, जर्नल के फॉर्मेट में, राइट। अंडरकास्ट ओवरकास्ट में तो राइट रॉन्ग नहीं करना पड़ता है, बट बाकी एरर्स में क्या बताए थे, रफ में राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री कर लेना चाहिए, एंड करने के बाद यू फाइंड आउट द रेक्टिफाइंग एंट्री, राइट। रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर सस्पेंस आ रहा है तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, एंड अगर सस्पेंस आ रहा है मतलब दोनों डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है, तो फिर बिफोर ट्रायल बैलेंस में क्या करना पड़ेगा? ब्लैंक पोस्टिंग। मतलब अगर हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री कोई ऐसी तो हो ही सकती है ना, सिर्फ एग्जांपल हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिपेयर्स 6,000 टू सस्पेंस 4,000, तो ये तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। बट अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस होगा तो क्या करेंगे? 2 ब्लैंक पोस्टिंग होगा, मशीन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 10,000, रिपेयर्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 6,000। ये कंफ्यूजन तो आप लोग को ये क्लियर है? पक्का। कोई भी एरर प्रॉब्लम कहाँ होता है ना स्टूडेंट्स इसमें, कि जो एरर जो इंग्लिश में लिखा है ना उसको अगेन आप पहले होते हिंदी और दूसरा है बेसिक जर्नल एंट्रीज में डिकोड ढंग से नहीं कर पाते हो। उसका डिकोड अगर कोई ढंग से कर लिया नहीं, दोनों बातें हिंदी में समझना, उसका बेसिक जर्नल एंट्री समझ, तो कभी गलती हो ही नहीं सकता। आपको तो राइट एंड रॉन्ग एंट्री लिखना है रफ में, उसका रेक्टिफाइंग अपने आप आपकी आंखों के सामने तैरने लग जाएगा, राइट। जैसे सुपर 30 में नंबर्स तैरता था, एकदम सही बता। आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स में डिफरेंस क्या चीज को लेके होता है? नॉमिनल अकाउंट्स। पहला, कई सारे डिफरेंस होता है, पहला डिफरेंस है नॉमिनल अकाउंट। क्या आपके फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो जितना भी नॉमिनल अकाउंट है, मतलब कि मैंने क्या बोला कि पहले ना आफ्टर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से एरर को रफ में निकाल लेते हैं, याद है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाइंग एंट्री निकाल लो, भले ही आपका फाइनल अकाउंट पूछा है, रफ में निकालो। उस रेक्टिफाइंग एंट्री में आप खोजो दैट आपका नॉमिनल अकाउंट है क्या, अगर है तो आप उसको रिप्लेस करके क्या कर देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हाँ या ना। ये हो गया रेक्टिफाइंग एंट्री आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। बट अगर हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाली ऐसी है, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो यार अपने पता होना चाहिए, ये तो फिर बिफोर ट्रायल बैलेंस भी यही रहेगा, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी यही रहेगा, आफ्टर फाइनल अकाउंट भी तो यही रहना है, हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो दोनों ही तो मेरा रियल अकाउंट है, चेंज होगा ही नहीं। नॉमिनल अकाउंट अगर है तो चेंज करके पीएल एडजस्टमेंट कर देना, सबसे पहला काम। दूसरा याद होगा, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में ड्राइंग्स अकाउंट है, रेक्टिफाइंग एंट्री आफ्टर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से रेक्टिफाई किया आपने, आया ड्राइंग्स अकाउंट। सपोज चलो एग्जांपल लेते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो ड्राइंग्स अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, बट ड्राइंग्स की जगह क्या हो जाएगा? याद है एनीवन? कैपिटल। बट अभी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था, ड्राइंग्स की जगह हो जाएगा कैपिटल, और परचेज से क्या हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट। मतलब अगर रेक्टिफाइंग एंट्री आफ्टर ट्रायल बैलेंस इज ड्राइंग्स टू परचेज, तो आफ्टर फाइनल अकाउंट्स में एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट, हाँ या ना। अगेन तीसरा बात, अगर आपका रेक्टिफाइंग एंट्री में कहीं पे भी वर्ड आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को रिप्लेस करके क्या कर देते हो? क्लोजिंग स्टॉक को रिप्लेस करके क्या कर देंगे अपने? ओपनिंग स्टॉक। ये 3 बातें याद है। नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएल एडजस्टमेंट, ड्राइंग्स की जगह कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग स्टॉक। लास्ट सारा एरर्स सम से मतलब 5 एरर, 5 रेक्टिफाई करने के बाद में क्या करना पड़ता है? पीएल एडजस्टमेंट का लेजर बनाना होगा आपको, मस्ट है। पीएल एडजस्टमेंट का लेजर का बैलेंस ऑफ पीएल एडजस्टमेंट को कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल। आफ्टर रेक्टिफाइंग ऑल द एरर्स, पीएल एडजस्टमेंट का लेजर बनाना ही पड़ेगा, सबसे बोलेगा नहीं तो भी, और उसका जो भी बैलेंस बचेगा या 2 में या बाई में, तो कैपिटल में ट्रांसफर, मतलब उसका भी जर्नल में एंट्री पास करना होगा। या तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा, और या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। मस्ट है, करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। लास्ट, अगर आपका कोई रेक्टिफाइंग एंट्री है वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमारा रेक्टिफाइंग एंट्री है वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तब क्या करेंगे आप? स्टॉक। नो एंट्री इज राइट आंसर, बिकॉज दोनों तो नॉमिनल अकाउंट है सर, दोनों कट गया, पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट कट गया ना, तो नो एंट्री, याद रहेगा। नेक्स्ट
आया समझ में दैट इसमें नॉर्मल अकाउंट से दोनों ही, तो इसका कोई एंट्री पास होगा ही नहीं। अब आप लोग बताओ और क्या प्रॉब्लम है आप लोग को रेक्टिफिकेशन में? कुछ कराना है, सम्स कराना है? चलो बुक का, इंस्टीट्यूट वाले बुक का डाउट्स है, उसमें आने से पहले एक और छोटी सी बात खाली बता दूं, चाहे आफ्टर ट्रायल बैलेंस का सम्स हो, चाहे आफ्टर फाइनल अकाउंट का सम्स हो, सस्पेंस अकाउंट बनाने बोलता है कई बार। सारा एंट्री रेक्टिफाई करने के बाद में सस्पेंस का लेजर बनाते हैं। उसमें याद होगा 2-3 बातें, सस्पेंस का अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तब तो अपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। अगर दिया हुआ है लास्ट में भी बैलेंस बच सकता है तो कैरेट डाउन हो जाएगा, वो नहीं बचा, दोनों साइड मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हाउएवर अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है एंड फिर भी सस्पेंस बनाने बोला है तो सस्पेंस का लेजर बनाते वक्त दोनों साइड में एक एक लाइन का स्पेस छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि सब कुछ पोस्टिंग करने के बाद में जो बैलेंस बचेगा दैट वुड बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग बैलेंस अगर नहीं दिया है तो मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा सम सॉल्व कर लो, जर्नल्स करने के बाद सस्पेंस का लेजर अकाउंट बनाओ, बनाते टाइम स्टार्ट करते टाइम पोस्टिंग स्टार्ट करते टाइम दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट में एक एक स्पेस छोड़ दो। क्यों छोड़ना है सर? क्योंकि डिफरेंस आएगा ही, एंड जो आएगा वो कैरेट डाउन नहीं हो सकता है, वो ब्रॉट डाउन। तो ब्रॉट डाउन तो ऊपर में आना चाहिए, ब्रॉट डाउन तो नीचे नहीं आना चाहिए। इसीलिए इंस्टीट्यूट के मैथ का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है अनसॉल्व वाला बाद में, नंबर 4 का 5 का एक डाउट आया है, 4 पार्ट 5। तो गुड्स वर्थ रुपीस 840 में डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। मतलब गुड्स सेल किए हैं, बिल रेज नहीं किए, मतलब क्या सेल्स का एंट्री पास नहीं है, सेल्स का एंट्री पास नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन ऊपर में क्वेश्चन में याद रखना तो लिखा क्या था, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, मतलब आफ्टर फाइनल अकाउंट सम से। वैसे भी एक और लाइन से समझ में आ रहा है, टू शो द इफेक्ट द करंट इयर्स प्रॉफिट लॉस करेक्टली, मतलब आफ्टर फाइनल अकाउंट सम से। सो मैंने कहा ना ऊपर नीचे ढंग से पढ़ना होगा, नहीं तो हमारा एंट्री गलत हो जाएगा। तो डेटर्स टू सेल्स होना चाहिए आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता तो, बट आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट होगा। देखते हमारे आईसीएसआई के मॉड्यूल में क्या किया हुआ है, उसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा था मैम, क्यों हो रहा था वो कंफ्यूजन है, क्या इसका आंसर? करेक्ट, राइट। नंबर 5 नहीं नंबर 6 बोला क्या आपने? नंबर 6 goods worth rupees 1000 sent out to a sale or return based to customer entered into sales book at the end of the year customer still had the option to return the goods, the selling price is 25% of cost। मैम ये तो सेल और रिटर्न बेस का एडजस्टमेंट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग याद होगा सेल और रिटर्न बेस में स्केल पे क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर्स हो जाएगा 1000 रुपया, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है तो पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर्स 1000 रुपया। उसके बाद 25% अबव कॉस्ट बोला है तो 1/4 अबव कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस 1/5 200 रुपया, कॉस्ट कितना आया 800। एंट्री क्या होता है, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो टू ट्रेडिंग के जगह टू पीएल एडजस्टमेंट, तो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 800 रुपया। चेक कर लो सॉल्यूशन, बोलिए। एक एंट्री पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर्स 1000 होगा क्योंकि सेल्स टू डेटर्स करते हैं ना, और एक स्टॉक विद कस्टमर्स टू पीएल एडजस्टमेंट 800। आई थिंक देयर इज नथिंग एल्स टू बी डिस्कस्ड विद दिस सेक्शन, we'll wind up, right? So next we'll pick up the section on partnership, right? Partnership, NTO and final accounts वाला सेक्शन का रखेंगे हम लोग।